हाँ बच्चों, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ, आ जाओ हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर पर। हम अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं और जो पिछली कक्षा थी उससे आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं अब उससे आगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या बच्चों? रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। बच्चों, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसको बोल सकते हैं आप कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। अब हम दोनों को ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप फर्स्ट हेडिंग बना दो संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने फर्स्ट प्रकार हेडिंग डाल दिया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसकी हम देखेंगे क्या बच्चों? डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों? समान होती है एवं उसका परमाणु भार भी क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा लिखो बच्चों। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो एवं उनका परमाणु भार भी समान हो। परमाणु भार भी समान हो, तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों नोट करो इसको। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो एवं उनका परमाणु भार भी समान हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों हम सेकंड प्रकार देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसको बोल सकते हैं क्या बच्चों? कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। अंग्रेजी बोलते हैं इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या ना हो बच्चों, समान ना हो, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखो बच्चों डेफिनेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, तो इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इन दोनों के एक साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों प्रकारों के क्या देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के और असंतुलित रासायनिक समीकरण के। देखो बच्चों एग्जाम्पल्स, पहले देख लेते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, C+O2, तो क्या बनेगा बच्चों, CO2। इधर कार्बन का एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु बच्चे, 2, इधर भी कितना है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 2, तो ये किस प्रकार का समीकरण है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार से अब देख लेते हैं बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण का, H2+O2, तो क्या बनेगा बच्चों, H2O। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु बच्चों, 2, उधर कितने हैं, ऑक्सीजन के 2, तो देखो बच्चों इधर हाइड्रोजन के 2, इधर ऑक्सीजन के 2, उधर हाइड्रोजन का कितना है बच्चों, 2, ऑक्सीजन का 1, तो इनको बराबर या बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 2 आगे लगा देंगे। कितने हो गए बच्चों, अब हाइड्रोजन के कितने हो गए बच्चों, 4, और इधर कितने हैं, 2, तो इधर भी कितने लगा दो, 2, इधर कितने बच्चे हो गए, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2। ये हमारे असंतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के क्या हैं, एग्जाम्पल। असंतुलित रासायनिक समीकरण, आप इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे चलते हैं फिर। हाँ बच्चों अब देखेंगे हम इससे आगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के लिए बोल दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा कि बच्चों एक इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दिया H2O दे दिया आपको एक समीकरण, तो इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो आप किस विधि से करोगे, तो आप उसके लिए एक विधि काम में लेते हैं, क्या, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ये विधि किसके लिए काम में लेते हैं बच्चों, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि को बच्चों केस में लिया जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित
करने के लिए उपयोग में लिया जाता है बच्चों। हिट एंड, अब बच्चों एक समीकरण लेते हैं, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से क्या करते हैं, उसे संतुलित करते हैं। हम एक समीकरण लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एक समीकरण हमने ले लिया Fe प्लस H2O, तो क्या बनेगा बच्चों, Fe3O4 प्लस H2। अब ये हमारे पास क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, संतुलित करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से संतुलित करने के लिए इस असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कुछ चरण होते हैं, हमें उन चरणों से होकर के क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो प्रथम चरण देखते हैं बच्चों, फर्स्ट चरण प्रथम में होता क्या है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट चरण में होता है क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर उसके चारों तरफ क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। उसके तरफ क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, यानी कि दिए गए रासायनिक समीकरण को लिखकर, दिए गए रासायनिक समीकरण को लिखकर उसके चारों तरफ या चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए, क्या बना दीजिए बच्चों, एक बॉक्स बना दीजिए। देखो बच्चों कैसे, अभी हमारे पास क्या एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया। तो उसने क्या कहा है प्रथम में, दिए गए रासायनिक समीकरण को लिखकर, अब इस समीकरण को लिखो Fe प्लस H2, तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2। अब ये क्या कह रहा है, उसके चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए। तो प्रत्येक के चारों ओर क्या क्या बनाएंगे, बॉक्स, क्या बनाएंगे, बॉक्स, सबके बना दिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चरण। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसका सेकंड चरण कि इस समीकरण का सेकंड चरण क्या है, संतुलित करने के लिए। तो सेकंड चरण है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या करनी है, अपन को नोट करनी है एक बॉक्स के अंदर। तो एक बॉक्स बनाएंगे, तो उस बॉक्स के अंतर्गत हमें लिखना है कि हमें कौन कौन से तत्व दिए गए हैं, किसमें, समीकरण में, और फिर उनको किसको, हमने रासायनिक समीकरण को किसमें तोड़ा था, अभिकारक एवं उत्पादों में तो तोड़ा था। तो एक तरफ लिखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे हम उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो इसमें समीकरण में कितने तत्व दे रखे हैं आपको, एक तो आयरन दे रखा है Fe, एक हाइड्रोजन दे रखा है और एक ऑक्सीजन का प्रतीक या तत्व दे रखा है। तो इसको एक तरफ लिखो, तत्व में क्या लिख दिया हमने, आयरन को लिख दिया Fe, हाइड्रोजन को लिख दिया H और ऑक्सीजन को लिख दिया O। तो इसमें अब देखेंगे अभिकारक की तरफ, यानी इस समीकरण में जो तीर के पीछे वाला सिरा होता है वो क्या होता है, अभिकारक, और निकुली सिरे के आगे वाला सिरा होता है अपना उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद और अभिकारक। तो हम देखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है। ये देखो बच्चों, Fe है ना, आयरन, वो अकेला ही तो खड़ा है, तो कितनी होगी, स्वयं का एक ही परमाणु लेकर के खड़ा है तो एक। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के पास कितना है, एक स्वयं का, तो एक। अब हम देखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है। आयरन के पास कितनी है बच्चों, 3। अब हाइड्रोजन के पास कितनी है, 2, और ऑक्सीजन के पास कितनी है, 4। ये तो हो गया अपना क्या बच्चों, सेकंड चरण। तृतीय चरण बच्चों, अब हम देखेंगे अपने संतुलित करने के लिए समीकरण का तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इस समीकरण में अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ
ऐसा कौन सा यौगिक है जिसके पास अधिकतम परमाणुओं की क्या है संख्या हो, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे वह उत्पाद की तरफ हो, हमें वह वाला यौगिक लेना है संतुलित करने के लिए जिसके पास अधिकतम क्या हो परमाणुओं की संख्या हो। तो अब इस समीकरण में देखते हैं कि अधिकतम परमाणुओं की संख्या किस यौगिक के पास है। अभिकारक में तो हाइड्रोजन के पास है और उत्पाद में क्या है Fe3O4 के पास कितनी है 4 है ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन के कितना 1, तो हम किसको लेंगे उत्पाद को लेंगे। तो उसी प्रकार हमने क्या लिखा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। वही मैंने कहा चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे वह उत्पाद की तरफ हो। देखो बच्चों चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे उत्पाद की तरफ हो, उस यौगिक में अधिक परमाणु वाले तत्वों को क्या करते हैं चुनते हैं। तो अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है बच्चों अभिकारक या उत्पाद की तरफ Fe3O4। क्या है बच्चों Fe3O4। इस प्रकार या इस आधार पर हम Fe3O4 को और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। ऑक्सीजन के पास ही तो बच्चों क्या है 4 परमाणु चुनते हैं दाईं ओर, यानी कि अपने दाईं ओर देखो, यानी कि Fe3 कितना है दाईं ओर और अभिकारक कौन सा है बाईं ओर। तो दाईं ओर O के पास कितने हैं ऑक्सीजन तत्व के पास कितने हैं 4 परमाणु और बाईं ओर ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 परमाणु। ये लिखा है हमने दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। तो इस समीकरण को या इस चरण में इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, यानी कि हम गुणांक लगा करके इस समीकरण को क्या कर सकते हैं संतुलित कर सकते हैं, वो भी किस इस यौगिक के ऑक्सीजन तत्व को। तो देखो बच्चों यहाँ तत्व लिया है हमने ऑक्सीजन, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है ऑक्सीजन तत्व में 1, उत्पाद में कितनी है बच्चों 4। अब इसको हमने वैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुणांक लगाना पड़ेगा। हमेशा गुणांक क्या लगेगा बच्चों आगे लगेगा, क्या आगे। तो बताओ जैसे इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो हमेशा गुणांक कहाँ लगता है इस यौगिक के जस्ट आगे। और ये देखो बच्चों अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, यानी ऑक्सीजन तत्व के पास कितना परमाणु है 1 और उत्पाद में कितना है बच्चों 4। इसको 4 बनाने के लिए हमें ऐसा कौन सा गुणांक लेना चाहिए कि 4 बन जाए। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे बच्चों 4 से, तो क्या बन जाएगा 4। इधर पहले से ही क्या है बच्चों 4 दे रखा है, तो ये नीचे क्या बन गया 4, क्योंकि इसको गुणा करके मल्टीप्लाई करके कितना है 4, वह पहले से ही दे रखा है तो स्वयं नीचे उतार दो उसको 4। तो इस प्रकार हमने क्या किया ऑक्सीजन तत्व को क्या किया वैलेंस किया, यानी कि क्या किया संतुलित किया। इसी आधार पर हम ऑक्सीजन के बाद जो भी तत्व बचते हैं उनको क्या करेंगे संतुलित करेंगे, जिसके पास क्या हो ऑक्सीजन से कम परमाणु हो। अब बच्चों अब इसका हम देखते हैं चौथा चरण। अब चौथे चरण में हम देखेंगे कि पहले हमने किया था ऑक्सीजन तत्वों को क्या संतुलित। अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन से तत्व बचते हैं, एक तो आयरन बचता है और एक हाइड्रोजन बचता है। अब कौन कौन से बचते हैं, एक आयरन और हाइड्रोजन तत्व बचता है। हमने कहा था Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी क्या है संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर, यानी कि चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे वह उत्पाद की तरफ हो, उनमें से किसी एक तत्व को चुनकर उसे क्या करते हैं आंशिक रूप से क्या करते हैं संतुलित समीकरण, यानी आंशिक रूप से क्या करते हैं संतुलित करते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को चुनते हैं, यानी कि ये समीकरण क्या है हमने तृतीय चरण में इस समीकरण को संतुलित किया था ना, किसको ऑक्सीजन तत्व को किया था ना। ये समीकरण था, देखो कैसे किया था 4 गुणांक लगाया तो किसके लग गया ऑक्सीजन के आगे कितना लग गया 4, यानी 4 परमाणु का योग आ रहा था ना, इधर 4 आ रहा था इधर 4 आ रहा था इधर 4 आ रहा था इधर 4 आया था, उनका योग कितना आ रहा था 4 संतुलित करने के पश्चात। तो वो समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ था Fe+4H2 = Fe3O4 H2 प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था H2 प्राप्त हुआ था। तो अब हम चतुर्थ चरण में देखेंगे Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु क्या है। देखो Fe के इधर के परमाणु की संख्या कितनी है 1, उधर कितनी है 3, अब भी क्या है संतुलित नहीं है। तो यानी कि आयरन तथा हाइड्रोजन में से किसी एक तत्व को चुन करके क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो हमने किस पर हाइड्रोजन परमाणु को ले लिया। देखो बच्चों अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन परमाणु को ले लिया, अभिकारक की तरफ कितनी हो गई 4 दूनी 8,
कितनी संख्या हो गई 8, और उत्पाद की तरफ कितनी है बच्चों 2, कितनी है 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा कौन सा गुणांक लगाएं अभिकारक जो और उत्पाद में बराबर क्या हो जाए, समान संख्या हो जाए। तो अब हम गुणांक लगाएंगे क्या बच्चों 4। तो हमारे पास पहले से ही इधर अभिकारक में कितने 8 और 4 दूनी 8 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने किसको हाइड्रोजन तत्वों को क्या कर लिया है, संतुलित कर लिया है। देखो बच्चों अब समीकरण क्या प्राप्त होगा, कितना गुणांक लगाया है हमने 4, किस में लगाया है उत्पाद की तरफ, किसके लिए लगाया है हाइड्रोजन परमाणु के तरफ। तो देखो बच्चों अब समीकरण क्या प्राप्त होगा Ap ये हमने पहले ही संतुलित कर लिया था किसको ऑक्सीजन तत्व को, तो ये जस्ट उतार दिया, ये जस्ट उतार दिया। अब हमने किसको संतुलित किया बच्चा हाइड्रोजन तत्व को किया है, कितना गुणांक लगाकर 4। गुणांक हमेशा क्या लगता है यौगिक के आगे, कितना लग गया 4, कितना गुणांक लग गया बच्चों 4 गुणांक लग गया। तो अब अपना नेक्स्ट चरण आएगा क्या 5वां चरण। अब बच्चों अपना नेक्स्ट चरण देखते हैं, अब बच्चों अपना नेक्स्ट चरण देखते हैं कि हमने देखा था तीसरे और चौथे चरण में क्या देखा था कि हमने देखा था चौथे चरण में देखा था हमने किस तत्व को किया था हाइड्रोजन तत्व को किया था। अब इस 5वें चरण में क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा तत्व बच रहा है, एक आयरन तत्व बच रहा है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे संतुलित करेंगे, यानी दिए गए समीकरण को जांच करना है। जो समीकरण दिया हुआ है आपको ऊपर, आप उसमें जांच कीजिए कि कौन कौन सा तत्व संतुलित है और कौन कौन से असंतुलित है। देखो Ap का इधर कितना है बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ कितना है 3, ये अभी भी संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन के कितनी है 4 दूनी 8, उधर 4 दूनी 8, ये संतुलित है। ऑक्सीजन के इधर कितने 4 और इधर कितने 4, तो ये दोनों क्या है तत्व संतुलित है। हमारे पास केवल एक ही तत्व क्या है आयरन, जो अभी तक क्या है संतुलित नहीं है। हम उस तत्व को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। देखो दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुनिए, यानी कि हमने पहले ही 2 तत्व क्या कर लिए संतुलित कर लिया। अब तीसरा तत्व क्या बचा है आयरन। देखो जो अब तक के संतुलित नहीं है, आप पाएंगे कि आयरन ही एक तत्व है जिसे क्या करना है संतुलित करना है। अब हम देखेंगे कि आयरन अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में कितनी है। देखो बच्चों अभिकारक की तरफ आयरन में परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद की तरफ कितनी है 3। हम क्या करते हैं गुणांक लगा करके क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो बताओ इसको 3 करने के लिए कितना गुणांक लगाएंगे 3, कौन से में अभिकारक की तरफ। तो अब हम समीकरण क्या प्राप्त करेंगे, अब हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा Ap का गुणांक कितना लगा दिया 3, 3Ap प्लस 4H2O इज इक्वल टू Ap3O4 प्लस 4H2O। देखो बच्चों अब ये क्या है एक प्रकार से समीकरण क्या हो गया है संतुलित हो गया है। देखो अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ देखो परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। देखो आयरन के पास कितने हैं 3, आयरन के पास कितने हैं 3, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये संतुलित है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 4, ऑक्सीजन के आगे कितना लग रहा है 4। अब समीकरण क्या हो गया हमारा संतुलित हो गया है। इसका एक चरण और बचता है, उसको आगे देखते हैं। देखेंगे इसका 6 चरण यानी कि 6वां चरण क्या है। अब हम देखेंगे अंत में हमने जो तत्व क्या किए हैं संतुलित किए हैं उनको हम अभिकारक एवं उत्पाद की तरफ देखेंगे कि उनमें परमाणुओं की संख्या क्या हुई है समान हुई है या नहीं हुई है। अंत में समीकरण की जांच के लिए हम अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है या नहीं, समान है क्या। देखो हमारे पास समीकरण क्या निकल के आया था 5वें चरण के बाद 3Ap प्लस 4H2O Ap3O4 प्लस 4H2। अब देखो बच्चों अभिकारक की तरफ देखो और उत्पाद की तरफ देखो, ये तो हो गया अभिकारक वाला हिस्सा इधर, और इधर हो गया आपका उत्पाद वाला हिस्सा। देखो आयरन के पास कितने परमाणु हैं 3 और उत्पाद में कितने हैं 3। अब देखो बच्चा अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 4 दूनी 8, इधर कितने हैं 4 दूनी 8, ये दोनों तत्व हो गए संतुलित। अब ऑक्सीजन के देखो 4 और ऑक्सीजन के कितने हैं 4। इस प्रकार से हमें अंत में क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे लास्ट चरण इसका 7वां चरण के बच्चों। अब अपना नेक्स्ट चरण है क्या 7वां चरण के समीकरण को भौतिक अवस्थाओं के रूप में कैसे लिखा जाता है, यानी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ठोस अवस्थाएं कितनी होती हैं 3 प्रकार की, वैसे अवस्थाएं तो वैसे होती हैं 5 प्रकार की। देखते हैं जैसे कि पहली होती है ठोस अवस्था,
दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैस अवस्था, चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बॉस-आइंस्टीन अवस्था। अब हम तीनों अवस्था के क्या देखेंगे, संकेत देखेंगे। देखो ठोस को किससे करते हैं, एस से, द्रव को एल से, गैस को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, जी से, और जलीय विलयन जो दिया होता है हमें उसके किससे दर्शाते हैं, ए क्यू से दर्शाते हैं। तो हम समीकरण जो हमने संतुलित समीकरण प्राप्त किया था उसे हम भौतिक अवस्थाओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों 3Ap प्लस 4H2O इज इक्वल टू Ap3O4 प्लस 4H2O। इसमें हम देखेंगे कि इस समीकरण में कौन कौन से यौगिक ठोस हैं, कौन कौन सा द्रव है और कौन कौन सा गैस है। तो देखो बच्चों आयरन लोहा होता है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसको हमने किससे इंडिकेट किया है, एस से। इसी प्रकार से जल दोनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है क्योंकि इसका निर्माण किस किस से मिलकर के हुआ है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर के हुआ है। तो इसको किससे इंडिकेट किया है, जी से। और Ap3 क्या होता है, एक सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, इसको एस से। और हाइड्रोजन क्या होती है, हमारी गैस होती है। हाँ बच्चों, आपको आशा है, मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें एवं और अपने संगी साथियों को शेयर करें, जिससे कि वो भी बच्चे इस क्लास का क्या लेंगे, आनंद ले सकें और अपने परीक्षा के लिए उपयोगी कंटेंट वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है।